आइए वर्ल्ड वॉर वन की कहानी को ऑफिशियली आगे बढ़ाते हैं। 28 जून 1914 को अक्सर इतिहास की किताबों में एक सिंपल लाइन के रूप में लिख दिया जाता है कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड असैसिनेटेड इन सारायेवो। लेकिन यह सेंटेंस जितना छोटा है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही खतरनाक। यह सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं, बल्कि ऐसी चेन रिएक्शन थी जो आने वाले समय में यूरोप को पूरी तरह से तबाह करने वाली थी। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड कोई रैंडम रॉयल नहीं थे, बल्कि वह ऑस्ट्रिया हंगेरी के आने वाले राजा थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह खुद कभी वॉर के सपोर्ट में नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत वो तो बाल्कन्स के लिए रिफॉर्म चाहते थे और उनकी ऑटोनॉमी की भी बात करते थे। पर आयरनी यह थी कि उनका यह सारायेवो विजिट एक प्रोवोकेशन के रूप में देखा गया। सारायेवो बोस्निया में था, एक ऐसा रीजन जो ऑफिशियली ऑस्ट्रिया हंगेरी के कंट्रोल में था और ऑस्ट्रिया के एम्पायर का हिस्सा इसे समझता था। लेकिन इसके अंदर जो स्लाविक पॉपुलेशन थी वो खुद को सर्बिया का हिस्सा मानते थे। उनके लिए फ्रांस फर्डिनांड का यह विजिट रिमाइंडर था कि तुम्हारा फ्यूचर तुम खुद डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। और इसकी टाइमिंग भी एकदम सिंबलिक लगती है। 28 जून सर्बियन कैलेंडर में विडोवडान होता है। इसे एक नेशनलिस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में याद किया जाता है। इस दिन ऑस्ट्रिया हेयर का विजिट कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि सर्बियन नेशनलिस्ट इसे एक डेलिब्रेट इंसल्ट के रूप में देखते हैं। इस एटमॉस्फेयर में एक अंडरग्राउंड नेटवर्क भी काम कर रहा था, यंग नेशनलिस्ट, सीक्रेट सोसाइटीज़ और रेडिकल थिंकर्स का। गावरिलो प्रिंसेप उनमें से ही एक इंडिविजुअल था, जो कि आइडियोलॉजी से बना एक प्रोडक्ट था, जहां पर्सनल सेक्रीफाइस को नेशनल रीबर्थ का टूल माना जाता था। यह टेररिज्म नहीं था जैसा आज हम समझते हैं, यह था 19वीं सदी का रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट। असैसिनेशन प्लान परफेक्ट नहीं था। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, कार का रूट भी बदला गया। फ्रांस फर्डिनांड बच सकते थे, लेकिन हिस्ट्री में एक्सीडेंट भी सिस्टम्स के थ्रू होते हैं। जैसे ही कार ने एक गलत टर्न लिया और ड्राइवर आगे जाके रुका, उसने देखा कि प्रिंसेप उसके सामने खड़ा था, और उसके बाद जब गोली चली तो यूरोप का इतिहास लिख दिया गया था। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। ऑस्ट्रिया हंगेरी के लिए यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एम्पायर के अथॉरिटी पर डायरेक्ट अटैक था। अगर ऑस्ट्रिया इस अटैक का जवाब नहीं देता तो बाल्कन्स के बाकी नेशनलिस्ट मूवमेंट बोल्ड हो जाते। ऑस्ट्रिया हंगेरी ऑलरेडी वीक फील कर रहा था, इसलिए रिएक्शन इमोशनल नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल था। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से पूछा कि अगर हम सर्बिया पर एक्शन लेते हैं तो क्या तुम हमारा साथ दोगे, और इसके बाद जर्मनी ने जो जवाब दिया उसे आज भी इतिहास एक ब्लैंक चेक के रूप में देखता है। जर्मनी ने बिना कंडीशन के ऑस्ट्रिया को फुल सपोर्ट दे दिया। यह सपोर्ट रियर अश्योरेंस के लिए दिया गया था, लेकिन इसने ऑस्ट्रिया को रिस्क लेने का पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया। अब ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, 10 डिमांड्स, जिसमें कुछ ऐसी थी जो किसी सॉवरेन कंट्री के लिए एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। सर्बिया ने ऑलमोस्ट सब डिमांड्स मान ली, सिर्फ वो क्लॉजेस रिजेक्ट किए जिसमें ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स को सर्बियन सॉइल पर इन्वेस्टिगेशन का हक मिलता। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो सर्बिया का रिस्पॉन्स रीजनेबल था, लेकिन ऑस्ट्रिया वॉर अवॉइड करना ही नहीं चाहता था। ऑस्ट्रिया ने ये रिस्पॉन्सेस रिजेक्ट कर दिया और वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर डिप्लोमेसी ऑफिशियली फेल हो जाती है। रसिया अब सीन में आता है। रसिया सर्बिया का प्रोटेक्टर था, रिलीजियसली, कल्चरली और स्ट्रेटेजिकली। अगर रसिया सर्बिया को छोड़ देता तो बाल्कन में उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता। रसिया ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। यह मोबिलाइजेशन डिफेंसिव था, लेकिन जर्मनी के लिए एक थ्रेट भी। जर्मनी के पास वॉर प्लान्स रिजिड थे, जर्मनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी थी ही नहीं। जैसे ही रशिया मोबिलाइज करता है, जर्मनी के प्लान्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। जर्मनी रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, फिर फ्रांस पर, फिर बेल्जियम के थ्रू इन्वेजन और फिर ब्रिटेन में वॉर आता है। यह सब कुछ हफ्तों के अंदर हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सब कंट्रीज़ को लगता था कि वॉर कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। सबको लगता था कि एक डिसाइसिव बैटल होगा और फिर नेगोशिएशन। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह इंडस्ट्रियल वॉरफेयर मिलियंस को मार देगा। असैसिनेशन सिर्फ एक स्पार्क था, रियल फ्यूल था रिजिड प्लानिंग, डर से लिए हुए डिसीजंस और भरोसे का बिल्कुल कमी। लीडर्स ने अपने ऑप्शंस को आर्टिफिशियली लिमिट कर दिया था। हर स्टेप बिल्कुल ज़रूरी लगने लगा। कोई भी लीडर अपने डिसीजन को एग्रेसिव नहीं बल्कि रिएक्टिव समझ रहा था। वर्ल्ड वॉर वन इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि एक आदमी मारा गया। वर्ल्ड वॉर वन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जब सिस्टम ऐसे बन चुके होते हैं जहां पीस ऑप्शन नहीं रहता, तो वॉर को टालना इनएविटेबल हो जाता है, और जब वॉर शुरू हुई तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो गया। इसके आगे की कहानी को हम जानेंगे अगले किसी वीडियो में।
अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।